ये क्वेश्चन आसान सा दिखने वाला एक क्वेश्चन है, बड़ा ही इनॉक्यूअस हार्मलेस क्वेश्चन दिखता है, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करने जाते हैं तब हम एक तरह का कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को फेस करते हैं। जो इक्वेशन हमें मिलता है उसका डेरिवेशन या उसे सॉल्व करना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है और जिसके कारण कि एरर होने की चांसेस ज़्यादा होती है और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। हम बात कर रहे हैं तब जब हम इसे कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, उस समय हम एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को फेस करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दिखने में जितना इनॉक्यूअस है, जितना हार्मलेस है, अगर हम ऑल्टरनेट मेथड अप्लाई करते हैं तो वो सोल्यूशन भी उतना ही हार्मलेस और सिंपल हो जाता है और उसे आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को काइनेमेटिक्स की हर क्वेश्चन की तरह ही इसे भी हम कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके तो काइनेमेटिक्स का जो बेसिक इक्वेशन है उसे यूज करते हुए, जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है उसे यूज करते हुए, जिसे हम कन्वेंशनल तरीका कह सकते हैं, और फिर हम एक ऑल्टरनेट मेथड यूज करेंगे जैसे गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स की तरह ही वो ऑल्टरनेट एक लॉ है जिसे हम यूज कर सकते हैं और उसे यूज करके ये तुरंत सॉल्व हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कन्वेंशनल तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को देखते साथ। इनिशियल डेज में यानी कि 11th-12th में जो पहली चीज दिमाग में आता है वो जो सोल्यूशन है, उस तरीके का जो सोल्यूशन है, उस तरीके के सोल्यूशन से, उस तरीके के प्रोसेस से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पहला तरीका कन्वेंशनल वे। सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक गेंद को ऊपर फेंका गया, थ्रोन अप विद अ सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेस अ हाइट h हाइट ये अटेन करता है। गेंद को फेंका गया विद सर्टेन वेलोसिटी जिससे कि ये जो हाइट अटेन कर रहा है दैट हाइट इज h। यहां से ग्राउंड से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है ये h है। चलिए मैं पॉइंट आउट कर लेता हूं उसे। सो ग्राउंड से लेके ये जिस हाइट को अटेन कर रहा है एंड दैट इज दिस हाइट, कहा गया है कि दिस इज h। ये हो गया h। Find the ratio of two different times of the ball reaching h divided by 3 in both the directions। कहने का मतलब यह है कि जब आप गेंद को ऊपर फेंकेंगे तो ये इस तरह से ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो एक ऐसा पॉइंट जो ग्राउंड से h डिवाइडेड बाय 3 डिस्टेंस में हो। चलिए ये अगर पूरा डिस्टेंस h हुआ तो इसका 1/3 यानी कि कुछ ये वाला लेवल मान ले आप, लगभग 1/3। सो दिस हाइट, दिस डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, दिस डिस्टेंस इज h डिवाइडेड बाय 3। सो गेंद को जब आपने फेंका, फेंकने से लेकर यहां से लेकर गेंद चढ़ते एक समय गेंद यहां पर पहुंचेगा, कुछ समय लगेगा उसे यहां तक पहुंचने में। वो जो टाइम है, लेट्स से दैट टाइम इज t1, और ये जो गेंद इस तरह से गया और फिर उसी लेवल तक जो पहुंचेगा, यहां तक जो पहुंचेगा, लेट्स से दैट टाइम इज t2। ये t1 और t2 का रेशियो हमें पता करना है। तो कन्वेंशनल तरीका हमारा जो होता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस को यूज करते हुए हम जो इसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि इस गेंद को जो फेंका गया, किस वेलोसिटी से फेंका गया, लेट अस से इसे v वेलोसिटी से फेंका गया। ओके, और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो एक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, मोशन को वो डिफाइन करेगा या मोशन को वो डिसाइड करेगा कैसा मोशन होगा। लेट्स से दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम g मानते हैं, चलिए g ही लिख देते हैं, इसे डाउनवर्ड होगा ऑब्वियसली। जो सबसे पहला चीज हमारे दिमाग में आता है वो ये कि v को h के साथ हम इंटर रिलेट कर दे, यानी कि एक गेंद को इनिशियल वेलोसिटी v से फेंका गया, ये टॉप तक पहुंचा जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ h, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इस पे एक्ट कर रहा है, और टॉप पे जब ये गेंद पहुंचा, यहाँ पर हमें पता है जब एक बॉडी अपने मोशन के डायरेक्शन को रिवर्स करता है उस समय
उसका जो वेलोसिटी होता है, लेट अस से टॉप में उसका वेलोसिटी v सब t है, ये 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से h और v के बीच इनिशियल वेलोसिटी v और g, इनको अगर हम इंटर रिलेट करना चाहें तो यहाँ पर हम मोशन यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसीडर करते हैं। तो अगर ऐसा मोशन हम कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर हम कहेंगे v इज द इनिशियल वेलोसिटी, vt इज द फाइनल वेलोसिटी, h इज द डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, पॉजिटिव h इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव g, क्योंकि वो डाउनवर्ड लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर्ड, इतना सा मोशन में फाइनल वेलोसिटी इज vt, v सब t, फाइनल वेलोसिटी इज v सब t उसका स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी v उसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। वेल, एक्सीलरेशन तो नेगेटिव g है, नीचे की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट है h। तो यहाँ से ये टर्म जो है ये तो 0 के बराबर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, दिस नेगेटिव इज माइनस 2gh, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। देन v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। वेल, तो यहाँ पर हमने v को g और h के साथ इंटर रिलेट कर दिया। अब हमें ये देखना है कि जब डिस्प्लेसमेंट h डिवाइडेड बाई 3 होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, यहाँ से ग्राउंड से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट विच इज़ h डिवाइडेड बाई 3, तो उस केस में टाइम कितना लगेगा? वेल, लेट अस से टाइम t लग रहा है, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, टाइम का 2 वैल्यू मिलेगा यहाँ पर। चलिए सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हम अप्लाई करेंगे? यहाँ पर मोशन को हम कंसीडर करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का मोशन, या फिर कहें जहाँ डिस्प्लेसमेंट h डिवाइडेड बाई 3 है वहाँ तक का मोशन। वेल, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, जैसे हमें स्टैंडर्ड बेसिक फार्मूला जो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट, लेट अस से s डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, इस फार्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस विच इज नोन h डिवाइडेड बाई 3, इनिशियल वेलोसिटी, इसे तो हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, h के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड t जिसे हमें पता करना है, एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव g। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, देखा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, t यहाँ पर t है, यहाँ पर t स्क्वायर है, और t का वैल्यू हमें पता करना है, और उसी के कारण ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेता है। वेल, तो यहां से अब हम क्या करें? देखें, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h, माफ कीजिएगा, h डिवाइडेड बाई 3, यहां से लेके यहां तक का मोशन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 3। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, इनिशियल वेलोसिटी इज दिस थिंग, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh इनटू टाइम t प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। सो यहां मैं माइनस कर देता हूं, बिकॉज a इज नेगेटिव g, a नेगेटिव g के बराबर है, सो माइनस हाफ g t स्क्वायर। हमें t के लिए इसे कैलकुलेट करना है। हम क्या करते हैं, इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, इस टर्म को इस साइड में ले जाते हैं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2gh इंटू टी, और ये तो इधर है ही, तो प्लस h डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, t के लिए हमें कैलकुलेट करना है सब कुछ, या t का वैल्यू हमें पता करना है। तो वेल, क्या करते हैं, यहाँ से ये डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को यहाँ से हटा देते हैं, दैट मीन 2 और 3 को हटाना है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे इक्वेशन को। तो इस साइड में 6 से मल्टीप्लाई करें तो 3gt स्क्वायर माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh इंटू टी, और प्लस यहाँ पर 2h, 6 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हमें इस
इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए थोड़ा नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इस फॉर्म में हम क्या कहते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह का रहे कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x के लिए जब हम सोल्यूशन पता करते हैं तो x इज इक्वल टू नेगेटिव b प्लस माइनस, दैट मीन दिस थिंग, x के साथ जो मल्टीप्लाइड होगा इंटू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a। चलिए आसान चीज़ों को करने के लिए, इसके साथ मैच करवाने के लिए मैं x की जगह पे t लिख देता हूँ, बात तो बराबर है। सो अगर at² प्लस bt प्लस c इस फॉर्म में रहे तो जब t के लिए हम वैल्यू पता करते हैं तो ये आता है नेगेटिव b प्लस दिस टर्म डिवाइडेड बाई 2a, एंड सेकेंड सोल्यूशन इज नेगेटिव b माइनस दिस टर्म डिवाइडेड बाई 2a। और इंटरेस्टिंगली इसका जो दो सोल्यूशंस बनता है, नेगेटिव b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a, एक ये सोल्यूशन होगा t के लिए, और दूसरा सोल्यूशन होगा नेगेटिव b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a। तो ये दो सोल्यूशन हमें मिलेगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली जब आप गेंद को फेंकेंगे तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए, दैट मीन h डिवाइडेड बाई 3 डिस्प्लेसमेंट होने के लिए दो समय हमें मिलेगा, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक का समय और दूसरा समय ये। तो जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो t का जो दो सोल्यूशन मिलेगा वो वही दो टाइम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से आगे हम अगर इस वाले फॉर्म में इसे ले आना चाहते हैं, देन वी कैन से 3g इज a, ये a का काम करेगा, एंड 6 इंटू, माफ कीजिएगा, नेगेटिव 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 2gh, ये b का काम करेगा, और ये 2h जो है ये c का काम करेगा। ये a का काम करेगा, ये b का, और ये c का काम करेगा। तो जब हम t का सोल्यूशन पता करेंगे हम कहेंगे t इज इक्वल टू नेगेटिव b, दैट मीन नेगेटिव दिस वन इज b, नेगेटिव b मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर। तो ये जो b है इसे जब आप स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म ये स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 36 इंटू 2 इज 72gh, ये हो गया b² माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 3g यानी कि 12g हो गया, 12g इंटू 2h मतलब 24gh, और ये माइनस है, माइनस 4ac, सो माइनस 24gh, एंड डिवाइडेड बाय 2a, a तो 3g है, ट्वाइस ऑफ a इज 6g। दैट मीन यहाँ से आगे हम कह सकते हैं यहाँ से कि इसे अगर अंदर भेज दे तो हमें 72gh मिल जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर रूट। खैर अंततः तो रूट से बाहर निकालना ही है हमें नंबर्स को, तो इसे इसी फॉर्म में रखते हैं। तो इसे हम कहेंगे 72gh माइनस 24, तो ये हो गया 48gh एंड डिवाइडेड बाय 6g। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे दैट मीन टाइम का दो वैल्यू मिलेगा हमें, t1 इज इक्वल टू दिस टर्म प्लस, या t1 तो हमने पहला वाला टाइम अगर कंसीडर करते हैं तो t1 विल बी इक्वल टू दिस टर्म माइनस दिस टर्म डिवाइडेड बाय 6g, ये t1 का वैल्यू हमें मिलेगा, और t2 का जो कि बड़ा वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6 ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म
डिवाइडेड बाय 6g। आप मान सकते हैं यहाँ पर कि हमने पहले ही माना था कि यहाँ से यहाँ तक टाइम जो लग रहा है ये t1 है, और यहाँ से यहाँ जो टाइम लग रहा है वो t2 है, वो बड़ा वाला समय है। सो इसीलिए मैंने कहा कि t1 जो है इसका जो दो सोल्यूशन होगा, t1 इज इक्वल टू दिस टर्म माइनस दिस टर्म डिवाइडेड बाय 6g एंड t2 इज दिस टर्म प्लस दिस टर्म डिवाइडेड बाय 6g। यानी कि जब हम उन दो टाइम्स का रेशियो पता करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में देखें, सवाल में अगर आप देखें, हमसे अंततः पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट टाइम्स ऑफ द बॉल रीचिंग h डिवाइडेड बाय 3। मतलब एक t1 और दूसरा t2 टाइम है, तो उन दोनों का रेशियो t1 डिवाइडेड बाय t2 हमें पता करना है। वेल तो यहां से हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि t1 डिवाइडेड बाय t2 इज इक्वल टू t1 divided by t2, t1 this one minus this one, so 2gh minus 48gh है ना। इसे हम क्या करते हैं, 48 16 3 गुना 16 48 होता है। दैट मीन 16 को स्क्वायर रूट के बाहर ले जाए तो 4। ठीक है, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं 4 अंडर रूट 3gh एंड डिवाइडेड बाय 6g। देखें यहां पर डिवाइडेड बाय 6g होगा, ये t1 है, और t2 के लिए देखें डिनोमिनेटर में जो रहेगा दिस टर्म प्लस दिस टर्म डिवाइडेड बाय 6g, जो कि न्यूमरेटर में चला जाएगा, वो 6g और ये 6g कैंसिल हो जाएगा। तो इस 6g को यहां पर लिखने का मतलब नहीं है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका जो डिनोमिनेटर में 6g है वो 6g यहां पर, और t2 को अगर हम लिखें तो ये प्लस ये, बिकॉज दिस थिंग इज ये वाला टर्म और ये दोनों बराबर चीज़ है, और इसका जो डिनोमिनेटर में 6g है उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसे लिखने का मतलब ही नहीं बनता है, इसे हटा देते हैं। सो अब इसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ gh को अगर न्यूमरेटर से बाहर निकालते हैं तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी वो बाहर निकल जाएगा, कॉमन आउट हो जाएगा, ये भी कॉमन आउट हो जाएगा, ये भी कॉमन आउट हो जाएगा। तो हम इसी चीज़ को कह सकते हैं 6√2 रूट gh कॉमन आउट हो गया और कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी न्यूमरेटर से भी रूट gh कॉमन आउट हुआ, डिनोमिनेटर से भी रूट gh कॉमन आउट हुआ, और दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो उसे नहीं लिखते हैं, 6√2 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय 6√2 प्लस 4√3। हाँ, 2 भी तो कॉमन आउट कर सकते थे यहाँ से। अगर 2 को कॉमन आउट कर देते हैं यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, या न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करें तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और वो डिनोमिनेटर में भी हमें करना होगा सेम चीज़, 2 से डिवाइड करना होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। सो 3√2 2√3, और यहाँ पर 3√2 प्लस 2√3। हाँ, ये और रिड्यूस होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम 3 को √3 इंटू √3 कहें, 2 को √2 इंटू √2 कहें, तो ये और रिड्यूस्ड होगा। सो द सेम थिंग कैन बी रिटन एज 3 को हम √3 इंटू √3 कह सकते हैं, फिर ये √2, माइनस 2 को √2 इंटू √2 कह सकते हैं, फिर ये √3, एंड सेम थिंग मैं डिनोमिनेटर में मैं लिखूंगा, सिर्फ माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, माइनस को मैं प्लस कर दूंगा, और यहाँ से √3 इंटू √2 कॉमन आउट कर सकते हैं हम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन आउट होगा और वो कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं न्यूमरेटर से अगर √3 √2 ये कॉमन आउट करता हूँ, तो न्यूमरेटर से √3 इंटू √2 अगर कॉमन आउट मैं कर रहा हूँ तो इसे मुझे कैंसिल करना होगा, √3 √2 √3 चला गया। यही डिनोमिनेटर से हम बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, √3 √2, सो √3 √2 √3 √2 √2 √3, तो अंततः ये तो कैंसिल हो जाएगा।
और अंततः हमारे पास बचा हुआ है √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। ओके, सो दिस इज फाइनल आंसर। थोड़ा कमबरसम है, बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है थोड़ा, लेकिन ऑल्टरनेट मेथड से जब हम इसे सॉल्व करें तब हम ये पाते हैं कि हम इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ये सही जवाब है। वेल, तो अब अगर आप ऑल्टरनेटिव तरीका यहां पर अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और कन्वेंशनल तरीका है, वो थोड़ा छोटा पड़ जाता है, थोड़ा आसान पड़ जाता है, वो भी, उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि उस तरीके से भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। वही इक्वेशन सॉल्व करेंगे लेकिन थोड़ा अलग तरीका होगा। यहाँ पर हम ये डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर ना करके हम पहले पता लगाएंगे कि यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना होगा। रिलेटिवली आसान हो जाएगा, और उससे भी आसान होता है जब हम इसे ऑल्टरनेट मेथड से सॉल्व करते हैं, तो उस पर हम थोड़ी देर बाद आते हैं। पहले तो एक बार ये जो दूसरा कन्वेंशनल तरीका है इसे भी देख लेते हैं, हम कंपेयर करके देखेंगे कि कैसे वो थोड़ा कम समय लगेगा उससे, क्योंकि वहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना होगा। तो मैं इसी पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, और इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग उस पॉइंट पे h डिवाइडेड बाई 3, वो जो पॉइंट है, वो जो जगह है, उस जगह पे वेलोसिटी कितना होगा वो हम पता करेंगे। कहने का मतलब ये है कि लेट्स से कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है ये v डैश है, तो ऑब्वियसली इस जगह पे, यहाँ से चढ़ते हुए इस जगह पे अगर v डैश वेलोसिटी होगा तो जब ये उतरेगा और इस सेम लेवल तक पहुँचेगा, एरियल ड्रैग को अगर आप इग्नोर करें तो ऑब्वियसली वहाँ पर वेलोसिटी होना चाहिए, v डैश, लेकिन नीचे की तरफ। सो यहाँ पर इस जगह पे v डैश ही वेलोसिटी होगा, लेकिन नीचे की तरफ होगा। सो प्लस माइनस हम सिचुएशन के हिसाब से कंसीडर कर लेंगे। लेट अस से दिस इज प्लस, तो ये माइनस कंसीडर करना होगा हमें इसे। खैर, अब अगर हम v डैश को कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ से? v को तो हम इंटर रिलेट ऐसे कर सकते हैं g और h के साथ। डिस्प्लेसमेंट इज h डिवाइडेड बाई 3, यहां से लेके आप मोशन कंसीडर करें यहां तक का, तो वहां पर उस सिचुएशन में अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखें उस वाले मोशन का, तो हमें डिस्प्लेसमेंट बॉडी का दिख रहा h डिवाइडेड बाई 3, यहां से लेके यहां, और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी इज v विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, और v डैश हमें पता करना है, जो कि यहां से लेके यहां तक के मोशन में फाइनल वेलोसिटी होगा, और ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इज नेगेटिव g। तो हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर्ड माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर्ड इंटू 2 इंटू एक्सेलरेशन विच इज g इंटू डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव g, आई एम सॉरी, 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज h डिवाइडेड बाई 3। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, और यहां पर v डैश का वैल्यू हम पता कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि v डैश का स्क्वायर, v स्क्वायर इज 2gh, v स्क्वायर इज 2gh इज इक्वल टू नेगेटिव 2gh डिवाइडेड बाई 3। इसे अगर इस साइड ले जाए, इसे अगर मैं इस साइड में ले जाता हूं तो ये हो जाएगा प्लस 2gh, प्लस 2gh। ओके, सो ये v डैश का वैल्यू हो गया, ठीक है। और इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या पाएंगे, देखें कि v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 4gh डिवाइडेड बाई 3। कैलकुलेट करके आप देख ले, 3 दूनी 6 माइनस 2 4gh डिवाइडेड बाई 3। सो ये तो v डैश का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से कि v डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4gh डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो अब आप देखें यहाँ पर इस जगह पे वेलोसिटी होगा इतना, और इस जगह पे वेलोसिटी होगा इसी का नेगेटिव,
इसी का नेगेटिव वैल्यू, इस जगह पे वेलोसिटी दिस वन और आते समय वेलोसिटी इसी का नेगेटिव वैल्यू। तो जब हम हमारे पास इस पूरे मोशन का इनिशियल वेलोसिटी पता है विच इज v स्क्वायर रूट ऑफ 2gh और फाइनल वेलोसिटी पता है विच इज दिस वन, तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन अगर पता हो तो हम पता कर सकते हैं कि कितना समय लगेगा। तो फर्स्ट केस में t1 अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सो t1 को जब हम कैलकुलेट करेंगे, t1 इज इक्वल टू, एक बार मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ t1 क्या है। यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम है t1, इनिशियल वेलोसिटी √2gh, यहाँ पर वेलोसिटी इतना स्क्वायर रूट ऑफ 4gh डिवाइडेड बाई 3, ये यहाँ पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव g। तो फिर हम यहाँ से टाइम अगर t1 लगा तो t1 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर फॉर्मूला जो अप्लाई कर सकते हैं विच इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, हम कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी विच इज़ v डैश इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ v प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम विच इज़ t1। अब वैल्यूज़ अगर पुट करें, एक्सेलरेशन नेगेटिव g हो जाएगा, v डैश जो है स्क्वायर रूट ऑफ 4gh डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल टू ये √2gh और यहाँ पर प्लस नहीं, एक ही बार में माइनस कर देता हूँ मैं, नेगेटिव g एक्सेलरेशन एंड दिस इज t1। तो आप अगर कैलकुलेट करें तो इसे थोड़ा आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 3 चला जाएगा। अच्छा चलिए रहने देते हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ से t1 के लिए मैं कहूँगा दिस t1, ये तो नेगेटिव है, इसे इस साइड में ले आते हैं, इसे इस साइड में ले जाना होगा, तो दैट इज इक्वल टू √2gh माइनस √4gh डिवाइडेड बाई 3 एंड होल डिवाइडेड बाय ये वाला g। आप एक बार टेस्ट कर लें। तो ठीक है, √gh 2gh को अगर मैं कॉमन लेता हूँ, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये डिनोमिनेटर में 3 रहेगा। √3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, चलिए √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये चला जाएगा, ये √3 रह जाएगा यहाँ पर, और √2gh इसे कॉमन आउट कर लेंगे हम लोग, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो √3 डिवाइडेड बाई √2gh, इस टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2gh, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा √3, इससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसे भी, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा ये 1 डिवाइडेड बाई √2gh इसे कैंसिल करेगा और √3 न्यूमरेटर में बचा हुआ रहेगा, सो √3 माइनस, इस केस में भी ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और 2gh 4gh को कैंसिल करेगा तो 2 बचा हुआ रहेगा, तो रूट के अंदर 2, सो -2 एंड डिवाइडेड बाय, इस टर्म को मैं नाम दे देता हूँ p, इसे मैं नाम दे देता हूँ p, तो मुझे मिलेगा g इंटू पी, और p इज इक्वल टू, हमने अज्यूम किया है √3 डिवाइडेड बाई 2gh, दिस इज p। और जैसे ही हम t2 को कैलकुलेट करेंगे, अब जब t2 को कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या पाएंगे, इसी तरह का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो हम पाएंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे t2 को तो हम पाएंगे, फॉर्मूला क्या अप्लाई करें, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी विच इज नेगेटिव v डैश, नाउ इन द सेकेंड केस जब ये वापस आया, नेगेटिव v डैश इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी
प्लस एक्सेलरेशन इनटू उस बार टाइम लगा t2। खैर अब यहाँ से आगे हम कह सकते हैं कि t2 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू, ये इस साइड में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, हाँ यहाँ तो निगेटिव है ही, सो v माइनस जी t2। ओके, खैर एक बार मुझे लिखना चाहिए था पूरा, अगर मैं इसे पूरा लिखता हूँ, a की जगह नेगेटिव g, a की जगह पे नेगेटिव g, फिर कैलकुलेट करूँ t2 के लिए तो हमें मिलेगा v प्लस वी डैश डिवाइडेड बाई g। और कुछ ऐसा ही सिचुएशन हमें यहाँ पर भी मिला था, कुछ ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पर मिला था। तो ऑब्वियसली जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हमें प्लस मिलेगा, डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, यही जीपी ही रहेगा। तो अगर उस तरह से हम आगे बढ़ें तो मैं इसे थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमें जो मिला था, यहाँ पर नेगेटिव जी था, हमें मिला था v माइनस वी डैश डिवाइडेड बाई जी, और यहाँ हमें मिल रहा v प्लस वी डैश डिवाइडेड बाई जी। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पर ये मिलेगा t2 जो है ये मिलेगा √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई जीपी। दोनों का जब आप रेशियो पता करेंगे तो आपको √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2 मिलेगा। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, रिलेटिवली थोड़ा सा आपका समय यहाँ पर बचेगा। अब वापस आते हैं द कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वे, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जिसे यूज करते हुए आप बिल्कुल चुटकियों में इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए एक बेसिक आइडिएशन होना ज़रूरी है, एक बेसिक आइडिया जो है वो होना ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स होता है। अगर उसी तरह का एक और लॉ है कि गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या कहता है? गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स ये कहता है कि एक बॉडी अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 से ये बॉडी मूव करना शुरू करता है और वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करे, उसका एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट हो तो हम ये पाते हैं इस मोशन के दौरान अगर इक्वल पीरियड ऑफ टाइम हम कंसीडर करते हैं, लेट अस से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इस तरह से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हम कंसीडर करते हैं। यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड में, यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड में, फिर आगे ये 3 सेकेंड में इतना दूर मूव किया, 1 सेकेंड में यहाँ, 2 सेकेंड में यहाँ, 3 सेकेंड में यहाँ अगर बॉडी मूव किया, या फिर आप 2 सेकंड का भी इंटरवल मान सकते हैं, 1.5 सेकंड का भी इंटरवल मान सकते हैं। आप अगर पाते हैं कि 1.5 सेकंड में बॉडी यहाँ पहुँचा, फिर 3 सेकंड में यहाँ पहुँचा और 4.5 सेकंड में यहाँ पहुँचा, मतलब टाइम का इंटरवल हो वो अगर इक्वल रहे, 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड, या फिर 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, वैसा अगर होता है तो यहाँ पर हमें जो डिस्टेंसेस का रेशियो मिलता है वो मिलता है 1:3:5:2 and so on, 7:9 and so on। इसे आप इजीली प्रूव कर सकते हैं काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से। खैर अगर मैं इसे एक डेफिनेट वैल्यू देना चाहूं तो मैं कहूंगा ये 1x है, ये 3x है और ये 5x है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4x और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 4 + 5 is 9x। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 सेकंड में ट्रैवल किया 1x, 2 सेकंड में ट्रैवल किया 1x + 3x is 4x, 3 सेकंड में ट्रैवल किया 9x। तो ये रेशियो अगर आप देखिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 1 सेकंड में 1x, 2 सेकंड में 4x और 3 सेकंड में ट्रैवल किया 9x। इस रेशियो को अगर आप देखें तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है। बिकॉज जब आप इनिशियल वेलोसिटी 0 से कोई बॉडी मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, उस समय डिस्टेंस ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u2 तो 0 हो जाएगा एंड हाफ gt स्क्वायर्ड होता है, हाफ gt स्क्वायर्ड, यानी कि टाइम जो है टाइम का स्क्वायर के साथ ये प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, टाइम के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। तो वही हमें दिख रहा, 1 सेकंड में 1 का स्क्वायर, या फर्स्ट इंटरवल में 1 का स्क्वायर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सेकंड इंटरवल या 2 इंटरवल्स में ये
2 का स्क्वायर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। 3 इंटरवल्स ऑफ टाइम में ये 3 का स्क्वायर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और ठीक इसका उल्टा, अगर आप कांस्टेंट डिस्टेंसेस कंसीडर करें, जैसे कि यहां पर हम सेम पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर कर रहे थे, 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, उसी तरह से अगर हम सेम डिस्टेंसेस कंसीडर करें, जैसे कि ये तो आपको याद रहेगा, जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस बॉडी के मोशन को मैं देख रहा हूं एंड बॉडी यहां से मूव करना शुरू कर रहा है एंड बॉडी यहां से मूव करना शुरू कर रहा है, इस पाथ में बॉडी मूव कर रहा है एंड मैं इक्वल डिस्टेंसेस मान लेता हूं, लेट अस से यहां तक का एक डिस्टेंस, फिर उतना ही डिस्टेंस, फिर उतना ही डिस्टेंस, फिर उतना ही डिस्टेंस। और अगर बॉडी इनिशियल वेलोसिटी 0 से मूव करे एंड एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट रहे या यूनिफॉर्म रहे आप कह सकते हैं, तो फिर ऐसे सिनेरियो में जो टाइम लगेगा यहां से लेके यहां तक, जो टाइम लग रहा है ये होगा √1 अगर रेशियो आप इसका देखें, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगेगा अगर रेशियो में देखें तो ये √2 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये √3 होगा। क्योंकि टाइम और डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होने से डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut, इनिशियल वेलोसिटी 0 होने से वो तो कैंसिल हो जाता है, हाफ at² होता है, हाफ at²। सो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इंटर रिलेशन देखें, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, या फिर यहाँ पर आपको मिलता है टाइम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी के कारण जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल ये करता है 1 सेकंड में 1 का स्क्वायर, 2 सेकंड में 2 का स्क्वायर, 3 सेकंड में 3 का स्क्वायर, इस प्रोपोर्शन में वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है। और जब इक्वल डिस्टेंस हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं, और उसे ट्रैवल करने में कितना समय लगता है, तो हमें मिलता है यहाँ से यहाँ तक जाने में √1 टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ √2, यहाँ से यहाँ √3, इतना टाइम लगेगा, या रेशियो में उसी प्रोपोर्शन में टाइम लगेगा। आप इसे आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप एक सिनेरियो ऐसा बना ले और कुछ डिस्टेंसेस आप कंसीडर कर ले और टाइम को कैलकुलेट करके देखें, आपको यही मिलेगा। हाँ, शर्त यही है, इनिशियल वेलोसिटी शुड बी 0 एंड एक्सीलरेशन शुड बी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। अब उस लॉजिक को अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, इस लॉजिक को, तो हम क्या पाएंगे? क्या सबसे पहले देखें कि क्या ये लॉजिक यहाँ पर वैलिड होगा? क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा? है तो नहीं, कुछ वेलोसिटी से फेंका गया है। लेकिन हाँ, अगर एक पार्ट को हम कंसिडर करें, इस मोशन के एक पार्ट को अगर हम कंसिडर करें, तो हम ऐसा पाएंगे। पहले तो मैं इसे मिटा दूं। अगर इसके मोशन के छोटा सा एक पार्ट को हम कंसिडर करें, तो हम ऐसा पाएंगे। कौन सा पार्ट? चलिए हम कंसिडर जो करेंगे, जब बिल्कुल टॉप में पहुंचा बॉडी, वहां से बिल्कुल टॉप से हम कंसिडर करेंगे जब ये बॉडी नीचे तक गिरा। तो टॉप में जब बॉडी यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी था ये तो 0 था ऑब्वियसली। अब बॉडी यहाँ से हम मोशन को कंसिडर करेंगे, बिल्कुल टॉप से ये नीचे तक गिरा, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। यहाँ से जो गिर रहा है इस पूरे पाथ में, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। और हम, चूंकि हमें पूरा डिस्टेंसेस h दिया गया था और हमसे h/3 के बारे में पूछा जा रहा था, तो हम इसे 3 इक्वल डिस्टेंसेस में तोड़ लेते हैं। 3 इक्वल डिस्टेंसेस, कहने का मतलब है कि ये हमने 3 इक्वल डिस्टेंसेस में इसे स्प्लिट कर लिया। तो यहां से लेके यहां तक h/3, 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 3 इक्वल डिस्टेंसेस। तो फिर अब
यहाँ से यहाँ तक का मोशन को अगर हम कंसीडर करते हैं, टॉप से लेके यहाँ तक, और डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल में, अगर तो इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में अगर इसे हम तोड़ देते हैं तो हम ये पाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगेगा, उसका जो रेशियो होगा वो होगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। मैं इसे थोड़ा हटा के लिख देता हूँ, बेहतर समझ में आएगा। रेशियो में अगर देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, इतना इस प्रोपोर्शन में टाइम लगेगा। तो प्रॉपर टाइम के लिए मैं यहाँ पर x मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रूट 1x रूट 2x रूट 3x टाइम लगेगा। इंटरेस्टिंगली हमें ये भी तो पता है कि यहाँ से यहाँ गिरने में जितना टाइम लगेगा, ठीक इस जगह से यहाँ तक चढ़ने में भी उतना ही टाइम लगा था, क्योंकि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। दैट मीन कि यहाँ से लेके यहाँ तक चढ़ने में टाइम लगेगा रूट 1x, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लगेगा चढ़ने में रूट 2x, और यहाँ से लेके यहाँ तक चढ़ने में टाइम लगेगा रूट 3x। रूट 3x रूट 2x एंड रूट 1x। रूट 1x इज x इटसेल्फ। तो अब आप देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रूट 3x, यहाँ से लेके यहाँ तक रूट 2x, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्वियसली रूट 3x माइनस रूट 2x, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रूट 3, ये रूट 2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक रूट 3 माइनस रूट 2, और यहाँ से लेके ऐसे घूमते हुए वापस इस लेवल तक आने में कितना समय लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक रूट 3x और यहाँ से लेके यहाँ तक रूट 2x। तो अगर आप दोनों को, ये हो गया t1 और t2 जो है ये हो जाएगा रूट 3x प्लस रूट 2x। तो जब हम इन दोनों का रेशियो पता करेंगे, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा ये। यहाँ से x को आप कैंसिल कर दें, कॉमन आउट कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, x कॉमन आउट हो गया ऊपर से भी और नीचे से भी, और x कैंसिल हो जाएगा। तो रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस रूट 2, ये हो गया इन दोनों का रेशियो। आपको कितना समय लगेगा इसे, आपको बेसिक लॉ अगर यहाँ पर पता है तो आपको कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगेगा, आपको कैलकुलेट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, बहुत अधिक हुआ तो। सो ये ऑल्टरनेट वे है।